नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में 16 करोड़ रुपए का घोटाला और ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने कसा तंज, पूछा मोदी सरकार का सबसे बेहतरीन मंत्रालय कौन सा है, उसके बाद फिर बताया जवाब, कहा झूठ और जुमलों का गोपनीय मंत्रालय। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला, कहा प्राइवेटाइजेशन से नहीं बल्कि न्याय से होगा गरीबों का भला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सांसद संजय सिंह का आरोप, राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में 16 करोड़ का घोटाला, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं शामिल। जी हां दोस्तों, पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखी थी, जिसके बाद से तेजी से मंदिर का निर्माण जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सिंह के मुताबिक ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने एक जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बाद में इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए दिखाई गई। ऐसे में इस मामले में 16 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है। हालांकि ट्रस्ट के पदाधिकारी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में जमीन की गाटा संख्या 243, 244, 246, जिसकी कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, उसे 2 करोड़ रुपए में पहले खरीदा गया। इसके 5 मिनट 7:10 पर वो 18 करोड़ रुपए में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली। इसके लिए 17 करोड़ रुपए का RTGS भी किया गया। सांसद का आरोप है कि इस जमीन घोटाले में सुल्तान अंसारी, चंपत राय और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी शामिल हैं। संजय सिंह के मुताबिक इस भ्रष्टाचार में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का नाम आ रहा, क्योंकि वो खरीदारी में गवाह बने थे, जबकि मेयर बैनामा और ट्रस्ट की खरीदारी में गवाह थे। ऐसे में ये पूरा मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिस वजह से CBI और ED से इसकी जांच करवाई जाए। वहीं मामला सामने आने के बाद से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनके मुताबिक मामले के दस्तावेजों की जांच कर आगे बयान जारी किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने तंजकस पूछा, मोदी सरकार का सबसे बेहतरीन मंत्रालय कौन सा, फिर बोले झूठ और जुमलों का गोपनीय मंत्रालय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने लगातार ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है। रविवार को उन्होंने ट्वीट किया कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि कोरोना वायरस महामारी में लगाए गए लॉकडाउन से पैदा हुए आर्थिक तंगी से निपटने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूती दी जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में मनरेगा से लोगों को मदद मिलने से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय जनहित सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया था, देश के कमजोर वर्ग को अब की बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से पैदा हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस योजना को और मजबूत करना जरूरी है। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में भी शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर विरोध जताया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, GDP गिर रही है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है, आखिर भाजपा कितने तरीके से भारत को लूटेगी। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस नेता ने मांग की थी कि टीकाकरण केंद्र में बिना ऑनलाइन पंजीकरण के जाने वाले देश के प्रत्येक नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है उन्हें भी जीने का अधिकार है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था कि वैक्सीन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ही काफी नहीं है, टीकाकरण केंद्र पर जाने वाले हर उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए जिनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है उन्हें भी जीने का अधिकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल का हमला, कहा प्राइवेटाइजेशन से नहीं बल्कि न्याय से होगा गरीबों का भला। जी हां दोस्तों, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से घाटे में चल रहे सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसी के तहत रेलवे ने कई ऐसी ट्रेनों का संचालन शुरू किया जिसका पूरा जिम्मा प्राइवेट कंपनियों के पास है। इसके अलावा एयर इंडिया समेत कई संस्थाओं के निजीकरण की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार मोदी मित्र केंद्रित है, लेकिन उनकी प्राइवेटाइजेशन की योजना गरीबों की मदद नहीं करेगी।
अगर कोई योजना गरीब जनता की मदद कर सकती है तो वो है न्याय। इससे पहले एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने पूछा कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि वो एक गुप्त मंत्रालय है जो झूठ और खोखले नारे तैयार करता है। आपको बता दें कि न्यूनतम आय सहायता योजना कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर किसी की आय 5,000 है तो कांग्रेस की सरकार बनने पर उसे 7,000 रुपए दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम का कटाक्ष, कहा जो उपदेश दुनिया को देती है उस पर पहले खुद अमल करे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने G7 समूह की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकतंत्र एवं वैचारिक स्वतंत्रता पर जोर दिए जाने को लेकर सोमवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार जो उपदेश पूरी दुनिया को देती है तो उस पर उसे पहले खुद अमल करना चाहिए। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, G7 आउटरीच बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण प्रेरक होने के साथ साथ अजीबोगरीब भी था। मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देती है उससे पहले भारत में अमल में लाना चाहिए। उन्होंने दावा किया, यह दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे अतिथि थे जो आउटरीच बैठक में सीधे तौर पर मौजूद नहीं थे। अपने आप से पूछिए क्यों? क्योंकि जहां तक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का सवाल है तो भारत की स्थिति सबसे अलग है। हम जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक संक्रमित और सबसे कम टीकाकरण वाले देश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को G7 के शिखर सम्मेलन के सत्र में कहा कि तानाशाही, आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, झूठी सूचनाओं और आर्थिक जोर जबरदस्ती से उत्पन्न विभिन्न खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा करने में भारत G7 एक स्वाभाविक साझेदार है। विदेश मंत्रालय के अनुसार G7 शिखर सम्मेलन के मुक्त समाज एवं मुक्त अर्थव्यवस्थाएं सत्र में मोदी ने अपने संबोधन में लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रति भारत की सभ्यतागत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सत्र को संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी ग्रुप में 43,500 करोड़ निवेश करने वाले 3 विदेशी फंडों के अकाउंट फ्रीज, शेयर धड़ाम। जी हां दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंडों के अकाउंट पर रोक लगा दी है। इन फंडों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसकी वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। NSDL ने अल्बुल्ला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड के अकाउंट फ्रीज किए हैं। डिपॉजिटरी की वेबसाइट के अनुसार ये अकाउंट 31 मई को या उससे पहले ही फ्रीज किए गए हैं। सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर टूटे। इस खबर की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर आज धड़ाम हो गए। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 15% टूटकर 1,361.25 रुपए पर पहुंच गया। अडानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन 14%, अडानी पावर 5%, अडानी ट्रांसमिशन 5%, अडानी ग्रीन एनर्जी 5%, अडानी टोटल गैस 5% टूट गया। अभी तक इस बारे में अडानी ग्रुप की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये तीनों फंड मॉरिशस के हैं और सेबी में इन्हें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। तीनों का संयुक्त रूप से अडानी एंटरप्राइजेज में 6.82%, अडानी ट्रांसमिशन में 8.03%, अडानी टोटल गैस में 5.92% और अडानी ग्रीन में 3.58% का निवेश है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ओनरशिप के बारे में पर्याप्त जानकारी न देने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह है कि ये फंड अब ना तो अपने खाते के शेयर बेच सकते हैं और ना ही नए शेयर खरीद सकते हैं। विदेशी निवेशकों को हैंडल करने वाले डिपॉजिटरी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत इन अकाउंट से फायदा उठाने वाले स्वामित्व के बारे में पर्याप्त जानकारी न देने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। कस्टोडियन आमतौर पर अपने ग्राहकों को ऐसी कार्रवाई से पहले नोटिस देते हैं, लेकिन फंड से कोई जवाब न मिलने पर अकाउंट को फ्रीज करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा में विकास बनेगा मुद्दा, लव जिहाद और कोरोना पलायन पर जनता नहीं देगी वोट, RLD प्रमुख जयंत चौधरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने रविवार को कहा कि कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों के प्रति बीजेपी ने उदासीन रवैया अपना रखा है। इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ही नुकसान होगा। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में लव जिहाद और गो आतंक जैसे मुद्दे नहीं चलेंगे, सिर्फ विकास का ही मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा, लव जिहाद, गो आतंक, कोरोना पलायन और अन्य बेकार मुद्दों को जनता खारिज करेगी। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के मुद्दे ही चुनाव में जीतेंगे। यूपी में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राज्य में गोरक्षकों की हिंसा लगातार बढ़ रही है। वहीं बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया है। इस साल की शुरुआत तक सभी का ध्यान पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर था, लेकिन अब जब वह पूरा हो गया है तो सभी का ध्यान आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर है।
नवनियुक्त आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में राज्य को बर्बाद करने वाले सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण अभियान को अनुमति नहीं देगी। अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी ने आरएलडी प्रमुख का पद संभाला था। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच अच्छे तालमेल और मजबूत कामकाजी संबंध हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए दोनों दलों के बीच एक औपचारिक गठबंधन पर काम करने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने के लिए महागठबंधन बनाने की जरूरत है और क्या ऐसे किसी गठबंधन में बसपा और कांग्रेस शामिल होगी, इस पर चौधरी ने कहा उनके लिए मुद्दे पहले आते हैं और सभी गठबंधन भागीदारों के बीच तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसे शामिल किया जा सकता है और किसे नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन ईमानदारी के साथ एक लक्ष्य के लिए काम करेगा। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है, क्या वह विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, इस पर उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 मिनट में 2 करोड़ के हुए 18 करोड़, राम मंदिर के लिए खरीदी जमीन में घोटाले का आरोप। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ में जमीन का बेनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बेनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही करीब 10 मिनट पहले बेनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने उठाए सवाल। पवन पांडे ने सवाल उठाए हैं कि मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ कैसे हो गई। राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पवन पांडे का दावा है कि 17 करोड़ आरटीजीएस किया गया, किन किन खाते में पेमेंट हुआ इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है। 12,080 वर्ग मीटर यानी 1.208 हेक्टेयर जमीन का बेनामा और एग्रीमेंट हुआ। बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा और उसी को ट्रस्ट ने खरीदा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ बढ़ गई। आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि 2 करोड़ की खरीदी गई जमीन को कुछ ही मिनटों बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया गया। ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके 16.5 करोड़ के भुगतान का दावा कर चुका है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन खरीद व 18 करोड़ के एग्रीमेंट दोनों में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह हैं। उनका कहना है कि इस तरह हेराफेरी करके दान के पैसों में 16 करोड़ की चपत लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तत्काल इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले, बीजेपी में ओबीसी की हालत गुलामों जैसी, अमित शाह बुलाएं तो भी नहीं जाऊंगा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भविष्य में भाजपा के साथ किसी प्रकार के गठबंधन से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि वहां पिछड़े वर्ग के नेताओं की हालत गुलामों जैसी है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के किसी नेता के संपर्क में नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रह चुके सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भविष्य में भाजपा से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यदि उन्हें न्योता देते हैं तो भी वह उनसे नहीं मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश 2017 विधानसभा चुनाव से पहले राजभर की पार्टी ने भाजपा से गठबंधन किया था और यह करार अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। 2017 के चुनाव में भाजपा ने राजभर की पार्टी को 8 सीटें दी थी, जिनमें 4 सीटों पर राजभर समेत उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ माह बाद ही भाजपा से उनकी दूरी बढ़ती गई और अंततः उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। इस बीच भाजपा और सुबह सपा के बीच गठबंधन की अटकलें हैं, जिन्हें सिरे से खारिज करते हुए राजभर ने 2 टूक कहा, हम भाजपा के किसी नेता के संपर्क में नहीं हैं और अब तक भाजपा के किसी नेता ने मुझसे संपर्क भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को सामने रखकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का पिछला चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार में शिवसेना के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया गया। संजय राउत। जी हां दोस्तों, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को जलगांव में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार थी तब बीजेपी ने शिवसेना से गुलामों की तरह बर्ताव किया था। उन्होंने कहा कि सरकार में शिवसेना को तरजीह न देकर बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में शिवसेना को तवज्जो नहीं दी जाती थी और गुलामों की तरह बर्ताव किया जाता था। शिवसेना को खत्म करने की कोशिश भी की गई। हमारे समर्थन से मिली ताकत का इस्तेमाल हमें
ही खत्म करने के लिए किया गया। अगर शिव सैनिकों को कुछ हासिल भी नहीं होता है, फिर भी अब हम गर्व से कह सकते हैं कि राज्य का नेतृत्व शिवसेना के हाथों में है। रविवार को नासिक में राउत ने कहा कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राउत का यह बयान ऐसे में आया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में पीएम मोदी से अकेले में मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई थीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। राउत ने कहा कि सीएम की पद की चाह गलत नहीं है, लेकिन शिवसेना का ही मुख्यमंत्री 5 साल रहने वाला है। जलगांव की राजनीति पर उन्होंने कहा कि शिवसेना इस जिले में मजबूत है। यहां होने वाले चुनाव के लिए शिवसैनिक मानसिक तौर पर तैयार हैं। हम यहां निगम परिषद, जिला परिषद, विधान परिषद और लोकसभा अपने दम पर जीतेंगे। जलगांव से शिवसैनिक विधायक मेयर बने हैं। अब शिवसैनिकों की उम्मीद है कि सांसद भी शिवसैनिक का ही हो। उन्होंने कहा कि वह इस उम्मीद के बारे में उद्धव ठाकरे को बताएंगे। गौरतलब है कि साल 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी से सीएम होने की मांग रखी थी, जबकि बीजेपी इस फॉर्मूले पर राजी नहीं थी, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी से राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर नाता तोड़ लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुकुल रॉय के बाद बीजेपी के राजीव बनर्जी ने दिए दल बदल के संकेत। 48 घंटे में टीएमसी के 2 बड़े नेताओं से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय के फिर से टीएमसी में जाने के बाद कई और बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। पाला बदलने की कड़ी में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी का नाम भी चल रहा है। शनिवार को टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता राजीव बनर्जी आज रविवार ममता बनर्जी की पार्टी के नेता पार्थो चट्टोपाध्याय के घर पहुंचे। बताया गया कि पार्थ चट्टोपाध्याय की मां का निधन हुआ था, इसलिए कई नेता उनके घर पहुंचे थे। इसी क्रम में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी भी चट्टोपाध्याय के घर पहुंचे। यहां अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के सभी बड़े भी पहुंचे थे। हालांकि पार्थ चट्टोपाध्याय के घर पर थोड़ी देर रुकने के बाद राजीव बनर्जी वहां से निकल गए। गौरतलब है कि शनिवार को ही राजीव बनर्जी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात की थी और उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया था, लेकिन सूत्रों की माने तो राजीव बनर्जी पिछले कई दिनों से टीएमसी में दोबारा वापस आने की कोशिश में जुटे हैं। बनर्जी ने चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ दी थी। यही नहीं, बनर्जी ने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की आलोचना भी की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी के खेमे से निकलकर टीएमसी में कई नाम शामिल हो सकते हैं। बता दें कि हाल ही में उत्तर 24 परगना में हुई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की बैठक में पार्टी के 3 विधायकों के शामिल नहीं होने के एक दिन बाद जिले के एक और बीजेपी विधायक सुनील सिंह ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में उनके संभावित दल बदल की अटकलों को हवा दी है। मुकुल रॉय के करीबी माने जाने वाले नोआपारा से बीजेपी विधायक सुनील सिंह ने कहा है कि मुकुल रॉय बड़े कद के नेता हैं। उन्होंने टीएमसी में शामिल होने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। इससे निश्चित रूप से हमारी पार्टी को नुकसान। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार से कोरोना काल में चूक, किसान आंदोलन, भाजपा के चुनाव में बढ़ाटेगी टेंशन। जी हां दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में जुट गई है। पार्टी का खास ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को हुई। इसका उद्देश्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को बेहतर करना था। यह बैठक वृंदावन के केशव धाम में हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील बंसल को सौंपी गई थी। बैठक के दौरान बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक अनुकूल माहौल बनाने के लिए तैयार करने पर जोर दिया। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान पार्टी के नेताओं ने महामारी से निपटने में सरकार की कुछ कथित चूक को लेकर लोगों के बीच कथित नाराजगी को शांत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का फैसला किया। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की परेशानी बढ़ने वाली है। जानकारों की माने तो इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का असर नजर आ सकता है। वैसे तो पूरे प्रदेश में जाटों की आबादी 6 से 8% के आसपास है, लेकिन पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ जाट 17% से अधिक हैं। खासतौर से सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद में जाटों अच्छी खासी जनसंख्या देखने को मिलती है। इन जिलों में गुर्जरों की संख्या भी ज्यादा ही देखने को मिलती है, लेकिन जाट थोड़े ज्यादा हैं। ऐसे में आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दलों ने जाट वोटों को लेकर सक्रियता बढ़ाने पर बल दिया है। खासतौर से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित किया है। ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, जाट मतदाता जिस पर मेहरबान हो गए उसका बेड़ा पार लग गया। 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यह बात सच होती नजर आती है। इससे भी पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने अपना जनादेश कुछ इस तरह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में गई। यह सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। इस क्षेत्र में भाजपा की एक तरफा जीत होती दिखी और सपा, बसपा और रालोद का मजबूत गठबंधन भी पिट गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झूठ और खोखले नारों के लिए मोदी सरकार के पास है एक सीक्रेट मंत्रालय, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, पिछले
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसके लिए 11 जून को उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बाद में शनिवार को प्रधानमंत्री ने कई मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की। अब इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि वो एक गुप्त मंत्रालय है जो झूठ और खोखले नारे तैयार करता है। इससे पहले एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा कि महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जो सब देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जानता है जिम्मेदार कौन। आपको बता दें कि लंबे वक्त से राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल रखा है, जहां पर वो रोजाना ट्वीट कर सरकार की खामियों और यूपीए की सफलताओं को गिनाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि लॉकडाउन के बाद मनरेगा में ज्यादा लोग काम करने पहुंच रहे हैं, जिस पर राहुल ने लिखा कि देश के कमजोर वर्ग को अब की बार भी मनरेगा से राहत मिल रही है। लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए इस योजना को और मजबूत करना जरूरी है। सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है और जनहित हमारी जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।